नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मतवाल आपका वेलकम करता हूं टिस्का डेका क्लासेस में। टिस्का डेका क्लासेस में हम कुछ रोज़ नया पढ़ते हैं, मोस्टली जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होता है। इससे पहले हमने सारे आर्मी बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में जाना, उनके सिलेबस के बारे में जाना, और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि मैं वीडियो बनाने में कुछ लेट हूं, लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने इसको यूट्यूब पे और फेसबुक के ज़रिए लोगों तक पहुंचा दिया था। लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मेल किया और कमेंट किया कि सर आप प्लीज़ एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर वीडियो बनाइए और बताइए कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो मैं आज एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपको अवगत कराऊंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का नया पैटर्न होने वाला है और किस तरीके से ये पुरानी शिक्षा नीति को अब बदलने के लिए जा रहा है। हमारी जो पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 में आई थी, जो कि उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने उस समय की शिक्षा पॉलिसी को, एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद उन्हीं के बेटे श्री राजीव गांधी जी ने 1986 में नई एक शिक्षा नीति लाई और अब 34 साल बाद शिक्षा नीति में पूर्ण रूप से बदलाव, या मैं कहूँगा कि पुरानी शिक्षा नीति की जगह पूरा का पूरा नया स्थान ले लेगी ये नई शिक्षा नीति। हालांकि 1992 में उस समय के प्रधानमंत्री श्री पी नरसिम्हा राव जी ने उसमें थोड़े बहुत फेरबदल किए थे, तो वो एक संशोधन था लेकिन एक नई शिक्षा नीति नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये श्री कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में हुई और एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि न सिर्फ उस कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय हैं बल्कि हम सब लोगों के द्वारा भेजे गए सुझाव हैं। बहुत समय से इस पर कार्य चल रहा था, पंचायतों से लेकर ब्लॉक से लेकर जो छोटे लेवल के जो हैं सब जगह से सुझाव मांगे गए, उन सुझाव को कंपाइल किया गया और काफ़ी समय से प्रोसेस चलने के बाद एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, और जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इस शिक्षा नीति पर हम सीधा चलते हैं। यह है इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4, जो हमारा 10+2 का पुराना सिद्धांत था। हम बताते थे ना, कोई पूछता तभी कितने पढ़े हो सर 10+2, क्या करके आए हो सर 10+2। जो वो 10+2 था उसको टोटली रिमूव करके अब 5+3+3+4 हो गया, यानी प्लस 10+2, यानी 12वीं आप पढ़ते थे, अभी 5, 3, 8, 3, 11 और 4, 15, तो क्या अभी हमको 15वीं तक पढ़ना होगा? ऐसा नहीं है। जो हम बच्चा प्ले नर्सरी में पढ़ता था वो भी इसमें काउंट है। यानी मैंने आपको यहाँ पर देखो 4 स्टेज बता रखी हैं कि जो हमारी 4 स्टेजें हैं, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, वो 4 स्टेजें हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज 5 साल, दूसरी 3 साल, तीसरी 3 साल और चौथी वाली जो स्टेज है वो 4 साल के लिए। अब इनमें ऐसे इनको क्यों बांटा गया, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको इसलिए बांटा गया ताकि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी हो वो स्ट्रांग बन सके, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, और जो हमारे आज भी बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं और पढ़ाई जो फंडामेंटल जो एजुकेशन है वो भी नहीं ले पाते, उसको पूरा करने के लिए इस तरीके की नीति बनाई गई है। बहुत सारी जो कमियां थी वो कमियों को दूर किया गया है। अब वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फाउंडेशन, जो मैं 5 क्लास की बात कर रहा हूँ, उसमें 3+2 यानी जो शुरू के 3 साल है, इसमें जो प्ले, यूकेजी, नर्सरी होता था, ये सब मर्ज, मतलब बच्चा जाएगा। लेकिन क्या होता था कि बच्चे को जब स्कूल छोड़ने जाते थे, तो आप देखेंगे पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं शुरू में तो बच्चे बहुत रोते हैं। हो सकता है आप लकी पेरेंट्स से आपका बच्चा नहीं रोता है, लेकिन आप स्कूल में देखते होंगे कि बहुत बच्चे रोते हैं जो स्कूल बिल्कुल नहीं जाना चाहते, और 1-1 साल तक ये कार्रवाई चलती रहती है, क्योंकि वहाँ पर उनको एक बंधन लगता है। घर में वो खुले रहते हैं, खेलना चाहते हैं, स्कूल के अंदर उनको एक बंधन में बैठा रहना होता है, उन बच्चों के साथ वो घुल मिल नहीं पाते। बच्चा घुल मिल तभी जल्दी पाता है जब वो बच्चों के साथ तुरंत खेलना शुरू कर दे। इसीलिए कि जो शुरू के 3 साल हैं ये टोटली खेलने के लिए ही हैं। बच्चा जाएगा और टोटली खेलेगा, अपने जिस तरीके के कपड़े पहन के जाना चाहता है वो जाएगा, और
किसी भी तरीके का यूनिफॉर्म में, बैग में किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। जैसे वो घर में रहता है, वो जाए बच्चों के साथ खेले, तो इससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट होगा और वो खुद ब खुद स्कूल जाने के लिए तैयार होगा कि मुझे भेजो, मैं जाना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ। हालांकि शुरू में 1-2 दिन प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी इस 3+2 के पैटर्न से। जो 2 है इसमें भी 1 और 2 क्लास को पढ़ाया जाएगा। 1 और 2 क्लास के सिलेबस को छोटा छोटा कवर करवाया जाएगा, लेकिन वो भी प्ले के साथ ही। एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे एडगर डेल, उन्होंने एक कोन बनाया था, एजुकेशन का कोन, कि किस तरीके से बच्चे लर्निंग करते हैं, किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। तो उसमें था कि एक सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड है उसमें एक प्ले मेथड होता था, कि अगर बच्चे को सिखा रहे हैं प्ले मेथड से तो बहुत जल्दी सीखता है। बच्चे को टीचर पढ़ा रहे, बच्चे पेरेंट्स पढ़ा रहे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अब उसने ए फॉर एप्पल पढ़ा है, उसको पता है ए फॉर एप्पल होता है, वो बहुत अच्छे से जानता है, जब भी ए आता है तो वो एप्पल बोलता है। लेकिन अगर उसके सामने सचमुच का एप्पल जाए तो उसको पता ही नहीं है कि ये एप्पल है। उसने तो किताब में पढ़ा है कि ए फॉर एप्पल होता है ना, उसने तो जेड फॉर जेबरा पढ़ा, लेकिन उसने कभी देखा नहीं है। उसने एम फॉर मंकी पढ़ा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मंकी क्या है। तो वो चीज़ें टीचर या पेरेंट्स उसको इस तरीके से पढ़ाएं, खेल खेल में पढ़ाई जिसको बोला जाता है, वो इस तरीके से पढ़ाएं कि उसको ग्राउंड पे वो चीज़ें दिखाई जाएं कि जो मैं आपको पढ़ाया गया वो यही है। हालांकि ये प्ले में नहीं होगा, ये फर्स्ट और सेकंड क्लास में होगा कि चीज़ें दिखाई जाएंगी और खेल खेल में उनको सिखाया जाएगा, खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। बच्चों को जहाँ थ्योरेटिकल पता होगा किसी चीज़ के बारे में, वहाँ पर उनको प्रैक्टिकली भी पता होगा कि हाँ ये वही चीज़ है जो मैंने बुक में पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद कोई एग्जाम का झंझट नहीं, कोई ड्रेस का झंझट नहीं, फोकस किया जाएगा प्ले पर, और जो पढ़ाई होगी वो भी प्ले के अंतर्गत ही की जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान शुरू होगा, इंटरेस्ट जगेगा और वो स्कूल में जाने से बिल्कुल भी नहीं कतराएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं प्रिपरेटरी की बात करूं, ये बहुत बड़ा चेंज है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो मिनिस्ट्री थी उसका भी नाम भी बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। अब वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट नहीं रही, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, सिर्फ इसीलिए कि पूरा का पूरा फोकस एजुकेशन के ऊपर दिया जा सके। अगर मैं प्रिपरेटरी की बात करूं तो ये 3, 4 और 5 3 क्लास के लिए, 3 क्लास के लिए है। जो ये दूसरा वाला 3 है ये 3 क्लास के लिए, इसमें स्टडी होगी लेकिन साथ में एक्टिविटीज़ भी करवाई जाएंगी। एक्टिविटीज़ करवाने से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो एडगर डेल थे उनके अनुसार कि एक्टिविटी से ही बच्चा जल्दी सीखता है। आप खुद देखिए, आपको अगर कोई अपनी गाड़ी में छोटा मोटा काम करना है, माना कि आप पंचर लगाना चाहते हैं अपनी गाड़ी का, लेकिन आपने बुक में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि भाई पंचर ऐसे लगाया जाता है, लेकिन जब आपको सचमुच टायर दिया गया तो आपको पता ही नहीं है कि पंचर को चेक भी कैसे किया जाता है। अगर वही पढ़ाई, पंचर लगाने की पढ़ाई आपको टायर के साथ पढ़ाई जाती कि नहीं ऐसे होगा, ये होगा, ऐसे करके सब पंचर लगेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप जिंदगी में कभी भूल पाएंगे। तो जो एक्टिविटी की एजुकेशन होती है, जो एक्टिविटी के साथ पढ़ाई होती है, वो हमेशा के लिए याद रहती है। इसलिए पढ़ाई का इसमें यहाँ पर स्टडी को मर्ज कर दिया जाएगा एक्टिविटी के साथ। जो भी पढ़ाई होगी वो एक्टिविटी के साथ होगी। बहुत ही अच्छी बात है। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि रीजनल लैंग्वेज, आपका बच्चा रीजनल लैंग्वेज पढ़ेगा। आप अगर अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने घर पे या दूसरे उसमें पढ़वा सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज की है, इंग्लिश को कोई कंपेल नहीं कर सकता है। आप इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को आप घर में अच्छे से ट्यूशन में पढ़ा सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज पढ़ाना भी निहायत ही ज़रूरी है। कुछ भाषाएँ हमारे देश में जो बोलियाँ हैं, यहाँ पर बोलियों पर भी जोर दिए जाना चाहिए, मुझे लगता है, और दिया जाएगा। जो कि बोलियां ऐसी हैं कि जो पहाड़ों में या ऐसी बैकवर्ड जगह पे बोली जाती है कि जो धीरे धीरे वक्त के साथ समाप्त होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के प्रति छात्रों का रुझान हो रहा है, क्योंकि उन्हीं में उनको एग्जाम देने हैं। तो अगर ये रीजनल लैंग्वेज में शुरू किया जाएगा तो डेफिनेटली ये भाषाओं को, हम जो हमारी भाषाओं के लिए जो हमारा देश जाना जाता है, हम उन बोली और भाषाओं को भी इससे बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया दूसरा वाला पैटर्न। अब जो नेक्स्ट 3 है इसको बोलते हैं मिडिल स्टेज। सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज, फिर प्रिपेरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज। अभी मिडिल स्टेज में क्या होगा, मिडिल स्टेज की जो क्लासें हैं वो है 6th, 7th और 8th। 6th, 7th और 8th, ये 3 क्लासें। यहां पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वोकेशनल ट्रेनिंग पे, वोकेशनल एजुकेशन पे। हम क्या करते हैं कि आज जो कोई आर्मी में जॉब करता है, कोई इंजीनियर है, कोई बैंक में जॉब करता है, कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, तो कोई
इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है, लेकिन सबके सब बीएससी करके जा रहे हैं। ऐसा क्यों? जब आपको इलेक्ट्रिसिटी का काम ही करना है तो फिर आपने बीएससी एमएससी ऐसा क्यों करी? क्यों? क्योंकि हमारी एक इस परंपरा थी कि पहले एजुकेशन खत्म करो, उसके बाद अपना भविष्य बनाना शुरू करो। लेकिन एक बच्चा जिसका पूरा का पूरा रुझान है खेलने की तरफ या किसी गेम की तरफ, पूरा का पूरा रुझान है उसका कंप्यूटर की तरफ, वो कंप्यूटर में कुछ करना चाहता है, उसका पूरा का पूरा रुझान है कि नहीं वो जो इक्विपमेंट बनाएगा इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए, वो इंजीनियरिंग में उसका रुझान है, तो उसको यहीं पर वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी जाएगी कि भैया अगर उसको सिलाई कढ़ाई, लड़की है उसको सिलाई कढ़ाई में ही अपना फ्यूचर बनाना है, वो एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहीं से उसको सिलाई कढ़ाई की या जो उसकी एक वोकेशनल ट्रेनिंग हो यहीं से देनी शुरू कर दी जाएगी। उसमें हर एक में बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उसको जिसमें इंटरेस्ट होगा वो करेगा। इसके लिए सेपरेट पीरियड्स होंगे, सेपरेट तरीके से बच्चा पढ़ता रहेगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर कोडिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज हाई लैंग्वेज होती है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक आज तक बच्चा कंप्यूटर के बेसिक्स सीखता था, लेकिन आज कंप्यूटर की नीड इस प्रकार से है कि कंप्यूटर के बिना तो हम अपनी जीवन को गिन ही नहीं सकते। हर जगह पे कंप्यूटर है। अगर मैं आज आपके सामने ये एजुकेशन पॉलिसी का लेक्चर दे रहा हूं तो ड्यू टू कंप्यूटर ही मैं आपके सामने हूं, यानी सब कुछ डिपेंड करता है कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर के बिना आगे की जिंदगी को सोचा भी नहीं जा सकता। इसीलिए बच्चे को 6th क्लास से ही कंप्यूटर की कोडिंग पढ़ानी शुरू कर दी जाएगी, और मैथ, साइंस, आर्ट्स और जो ये भी सब्जेक्ट हैं ये वहीं से उनको चूज करना शुरू होंगे। और एक इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज की पढ़ाई वहां पर बच्चा कर सकेगा, कोई भी इंडियन लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्थ इंडिया का हूं और मुझे कोई साउथ इंडिया की लैंग्वेज पढ़नी है तो डेफिनेटली मैं पढ़ सकता हूं, और वो मुझे स्कूल में पढ़ाई जाएगी, उसके लिए सेपरेट टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी। सेकेंडरी में होगा 9th, 10th, 11th एंड 12th। 9, 10th, 11th, 12th। इसको सेकेंडरी इसलिए बोला गया कि यहाँ से हमारे जो स्टूडेंट्स होते थे या जो हम लोग ने जब पढ़ाई की थी तो ये स्ट्रीम में बदली हो जाते थे। स्ट्रीम में क्या बदली हो जाते थे? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सब चीज़ें, है ना। साइंस वाले को थोड़ा बोझो कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तुम आर्ट्स के हो, तुम कॉमर्स के हो। इसमें क्या होता था कि अगर मुझे फिजिक्स से बहुत प्रेम है कि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, अब मुझे साइंस ही लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं चाहता था कि यार मुझे ज्योग्राफी भी तो पढ़नी है, लेकिन नहीं, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ भाई, मैं तो सब फिजिक्स ही पढ़ सकता हूँ ना, अगर मुझे फिजिक्स पढ़नी है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी मेरी हिस्ट्री की है, सेकंड प्रायोरिटी मेरी ज्योग्राफी की है, लेकिन मैं कैसे पढ़ूँ, वो तो आर्ट्स के सब्जेक्ट है। अब ऐसा नहीं होगा। वट एवर सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू चूज यू कैन, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए आप उसको चूज कर सकते हो। अगर 6 सब्जेक्ट का वो एकेडमिक ईयर है तो 6 सब्जेक्ट आप चाहो फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, साथ में जियोग्राफी ले लो, जियोलॉजी ले लो, डिफेंस ले लो, जो आपको लेना है वो आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यानी जो आज तक जो भेदभाव किया जाता था आर्ट्स साइंस, वो भेदभाव खत्म है। यहाँ पर मल्टीपल एंट्री स्कीम शुरू हो गई है, जो बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है एजुकेशन के फ्यूचर को लेके। ठीक है, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल सब्जेक्ट, नो स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई आर्ट्स नहीं। उसके बाद जो एग्जाम्स होंगे वो एवरी 6 मंथ में होंगे। एक्चुअली जो उत्तरांचल बोर्ड, यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उनमें तो ऑलरेडी 6 मंथ में एग्जाम होते थे, और पहले यूपी बोर्ड में तो बहुत वैल्यू होती थी जो 6 मंथ में एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे उसमें 6 मंथ के एग्जाम की कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो अब क्या कर दिया गया है कि हर 6 महीने में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, 9th क्लास से शुरू हो जाएगा ये। इससे क्या होगा कि बच्चे पहले से पढ़ाई के प्रति जागरूक रहेंगे। नहीं तो मार्च में एग्जाम होने, बच्चा दिसंबर जनवरी में सोचता था ठीक है अभी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन अभी क्या होगा, क्योंकि 6 मंथ बाद सेमेस्टर हो रहा है, 6 सेमेस्टर में बढ़ गया, तो इस सेमेस्टर की तैयारी करनी ही पड़ेगी, तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये भी एक अच्छा कदम है। उसके बाद कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि एक इंडियन लैंग्वेज आपको पढ़ने के लिए मिल रही थी, यहाँ पर एक फॉरेन लैंग्वेज आपको पढ़ने के लिए मिल रही है। कितनी अच्छी बात है कि बच्चा 9th क्लास से कोई फॉरेन लैंग्वेज के बारे में जानना शुरू कर देगा। ये एक और अच्छा कदम हमारी शिक्षा नीति का। ठीक है, तो ये थे तीनों के तीनों, फाउंडेशन, प्रिपैरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप इसको दोबारा से वीडियो को देख के सारी चीजें समझ सकते हैं। अब ये तो थी स्कूलिंग की बात। स्कूलिंग जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट हम पे ध्यान दिया करते थे आज तक, स्कूलिंग वो एकेडमिक जहां पर हम सरकार के अधीन होते, सरकार की तरफ पढ़ने होते थे, उसके बाद हमको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था, और जहां पर से लगभग हमारे जो बोर्ड से जो भी एकेडमिक बोर्ड से उनका
बोलबाला खत्म हो जाता था और हमको यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था। अभी भी जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के थ्रू, लेकिन अब चेंज क्या हो गया है कि अब जो ग्रेजुएशन है वो 3 साल की नहीं बल्कि 4 साल की होगी। अब ये तो नुकसान हो गया, आज तक तो बच्चे 3 साल की करते थे, अब ये 4 साल यानी 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोस्तों अगर किसी ने बीएससी फर्स्ट ईयर किया, मेरे साथ ऐसे कोई आर्मी में मेरे दोस्त थे जो बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर करके जॉब लग गई और छोड़ दिया, सेकंड ईयर करके आ गए, उनकी उस 2 साल की बीएससी की वैल्यू ख़त्म हो गई। जो 2 साल उन्होंने पढ़ाई करी, जो खर्चा किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आपने ग्रेजुएशन का कोई भी आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर में आप जॉब पे लग गए, कोई बात हो गई, भगवान न करे कोई ऐसी दुर्घटना हो गई कि आप नहीं पढ़ पाए, कुछ टाइम पीरियड निकल गया, तो आपने जो 2 साल पढ़ाई की थी, 1 साल पढ़ाई की थी, उस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं, वो खत्म हो गई। आपको दोबारा शुरू करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपकी पढ़ाई जहाँ पर ख़त्म होती है, आप कितने भी साल बाद आएँ, आप उसके नेक्स्ट स्टेज से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैसे होगा? इसीलिए जो फर्स्ट ईयर जो जिसने कर लिया उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा ग्रेजुएशन का। अब इसको बीएससी, बीकॉम, बीए नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया स्ट्रीम तो ख़त्म हो गई। अब क्या रह गया है? सिर्फ जो फर्स्ट ईयर है, कोई भी जो आप सब्जेक्ट लेते हैं उसको अगर आपने 1 ही साल किया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। उसके बाद सेकंड ईयर में आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर चाहे आप आगे कर रहे हैं, थर्ड ईयर में आप जाएंगे आप कॉलेज में, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आप सेकंड ईयर करेंगे आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा जिसका नाम होगा डिप्लोमा ऑफ ग्रेजुएशन। और थर्ड ईयर जब आप करेंगे तो आपको थर्ड ईयर तब आपको डिग्री दी जाएगी, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है। और अगर 4था साल आपको करना है तो वो रिसर्च 4था साल करना पड़ेगा, तभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। तो वो रिसर्च जो भी टॉपिक है उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मिथ है, यहाँ पर लोगों के दिमाग में ये है कि भैया अगर कोई वैकेंसी आती है जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई जिसमें ग्रेजुएट होता है, तो अब मैं क्या लेके जाऊँ? सर्टिफिकेट ले जाऊँ, डिप्लोमा ले जाऊँ या डिग्री ले जाऊँ? तो यहाँ पर पुरानी ही बात को रखा गया है कि जो थर्ड ईयर की जो है जब डिग्री मिलेगी तो तब आपको यही लेके जाना है एग्जाम के लिए, यानी एग्जाम के लिए जो नीड है वो डिग्री ही रखी गई है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसे कोई एग्जाम आ जाए जिनमें बोला जाए कि जो भी इस सीट के लिए अप्लाई करता है, इस वैकेंसी के लिए, उसके पास ग्रेजुएट का डिप्लोमा होना चाहिए या ग्रेजुएशन की उसके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उस समय ये भी चलेंगे। ठीक है। आपने ग्रेजुएट का डिप्लोमा लिया, आपकी जॉब लग गई कहीं गवर्नमेंट, आप नहीं आ पाए, आप 8-10 साल बाद आप दोबारा अपने सिटी में आए या आप अपनी उस जॉब को फिनिश करके आए, आप बहुत साल हो गए, तो आप उसके बाद दोबारा अपनी थर्ड ईयर से अपनी डिग्री शुरू कर सकते हैं। तो यानी जो आपने पढ़ा था वो आपका बेकार नहीं गया। अगर मैं पीजी की बात करूं, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट प्रास्नातक, जिसको हम एमएससी, एमकॉम, एमए जो भी बोला करते थे, वो अब 1 साल की हो गई या फिर 2 साल की हो गई। अब ऐसा क्यों 1 साल की और 2 साल की? ये इसलिए हो गया कि जिसने 4 साल की ग्रेजुएशन करी है उसको तो 1 ही साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, लेकिन जिसने 3 साल की करी और उसके बाद उसको जॉब लग गई या उसने छोड़ दिया, उसने नहीं किया 4था साल, तो उसको जब पीजी करनी पड़ेगी तो वो 2 साल की करनी पड़ेगी। यानी ये कंबाइंड है, ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 5 साल की होगी। अगर 4 की है तो 1 साल की ही होगी, अगर 3 की है तो 2 साल की ही होगी, है ना। अब बात करूं मैं एमफिल की, तो एमफिल बिल्कुल बंद हो गया है और ये बड़ा सदमा है उन स्टूडेंट के लिए जो जेएनयू में पढ़ के लंबे लंबे समय तक, अंकल जी वहीं पर बन जाते थे लेकिन पढ़ते रहते थे एमफिल में, वहीं पर उनको राजनीति करनी होती थी और राजनीति का एक अड्डा जो उन्होंने वहां पे बना दिया था वो अड्डा अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि एमफिल अब खत्म हो गया। आप सीधे पोस्ट ग्रेजुएट के बाद अपना पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बीएड की बात करूं तो बीएड अब बढ़ाकर 4 साल का कर दिया गया है। बीएड को बढ़ा के 4 साल का कर दिया गया। ये 4 साल का इसलिए किया गया है कि बीएड में टीचर ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके कि बच्चे को आखिर पढ़ाना कैसे। ये सारी की सारी जो स्टेजेस हो गई ये टोटली डिपेंड करती है टीचर पे। अगर टीचर को ही नहीं पता होगी कि मैंने किस स्टेज में बच्चे को कैसे पढ़ाना है, तो फिर तो एजुकेशन पॉलिसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो 4 साल के बीएड में उनको यही सब पढ़ाया जाएगा कि किस लेवल पे किस तरीके की पढ़ाई होगी, किस तरीके की एक्टिविटी करवाई जाएगी और किस तरीके की रीजनल लैंग्वेज या जो इंडियन लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएगी। ठीक है। 2030 के बाद जो भी बीएड की जॉब लगेगी, दोबारा बता रहा हूं, 2030 के बाद जो भी बीएड की जॉब लगेगी वो बीएड 4 साल वाला ही चलेगा। पिछला वाला बीएड कैंसिल हो जाएगा 2030 के बाद, 2030 के बाद। ठीक है। तो ये था हमारा इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम, जो इंडियन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप इसको बोल सकते हैं, भारत की शिक्षा नीति 2020।
तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब भी ज़रूरत पड़े आपको, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे इसमें पूछ सकते हैं। अब मैं इसके कुछ मेरिट्स बताना चाहता हूँ, कुछ डिमेरिट्स भी होंगी। मेरिट मैं सबसे पहले तो जैसा मैं आपको पूरे लेक्चर के दौरान बताता आया हूँ कि इसमें डिमेरिट की तो मुझे कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है, जो भी है सबके सब मेरिट ही है। सबसे बड़ा मेरिट है इसमें स्कूल फीस का। आज की डेट में हमारे प्राइवेट स्कूल बहुत सारी अपनी मनमानी से स्कूल फीस ले रहे हैं। एक छोटी सी पतली सी बुक क्लास 1 की बुक है जिसमें कि 30 to 40 पेजेज होंगे, वो बुक 300 और 400 की आती है। कोई भी लगाम किसी तरीके की नहीं है। कोरोना काल में स्कूल्स को बताया गया है कि इस तरीके से फीस लेनी है या फीस नहीं लेनी है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। वो पेरेंट्स पे कंटिन्यू प्रेशर डाल रहे हैं कि आप फीस जमा कीजिए, आप फीस जमा कीजिए, और अपने बच्चे के भविष्य को लेकर पेरेंट्स भी फीस जमा करवा रहे हैं। उनके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। तो जब ये शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो स्कूल फीस पे एक लगाम लग जाएगी, एक नकेल कस दी जाएगी और एक पर्टिकुलर फीस बना दी जाएगी हर क्लास के लिए, हर स्कूल के लिए। उससे ज़्यादा कोई भी स्कूल नहीं ले पाएगा। दूसरी बात, वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे कि आपको मैंने बताया, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस रास्ते में बच्चा जाना चाहता है उसकी पहले से उसकी पहचान करें और उसको उसी रास्ते में भेजा जाए, न कि किसी और रास्ते में। ठीक है। बात है फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए यहाँ पर बहुत कंपटीशन लड़ना पड़ता है और एक बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है तो। लेकिन आप देखिए कि इस शिक्षा नीति के बाद टॉप 50 जो वर्ल्ड की टॉप 50 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में आ सकती हैं और आएंगी। उनको इनवाइट किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, और एक भारत का मिडिल क्लास का जो बच्चा है वो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेगा। ठीक है। उसके बाद अगर एक और पॉइंट है इसमें असेसमेंट का पॉइंट क्या है कि क्लास में जब अगर किसी ने एसएसबी दी होगी, जब हम इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए एसएसबी देते हैं तो हमको वहाँ पे अपने ग्रुप के साथ इतना अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है कि ग्रुप के हर कैंडिडेट को भी तुम्हारी असेसमेंट देनी होती है। वर्बली नहीं सही लेकिन इनवर्बली सही पता लग जाता है कि इसकी सोशियोमेट्री कैसी है, जैसे कि ग्रुप में वो काम कर रहा है। अभी क्लास में क्या होगा, हर एक बच्चे को मार्क्स देगा। अगर 10 टोटल क्लास में 10 बच्चे हैं तो 9 बच्चे एक अकेले बच्चे को मार्क्स देंगे, फिर वो एक बच्चा करके हर एक 9 बच्चा हर एक सिंगल बच्चे को अपनी तरफ से मार्क्स देंगे कि ये बच्चा किस तरीके का है दोस्ती में, किस तरीके का पढ़ने लिखने में, इसकी सोशियोमेट्री कैसी है, किस तरीके का इसका बिहेव होता है। तो लगभग लड़ाई झगड़ा तो इस वजह से कम ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को पता है भैया ये मार्क्स मुझे भी देने वाला है, ये मेरी भी असेसमेंट करने वाला है। तो आपस में एक भाईचारा बन जाएगा। ऐसी टीचर भी उसकी क्लास की एक्टिविटीज़ को लेके, उसके बिहेव को लेके, उसके रिस्पेक्ट को लेके पॉइंट्स दे सकेंगे ताकि आगे की नींव रखी जा सके। ठीक है। उसके बाद इसमें जो कुछ, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव तो मुझे कुछ नज़र आया नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि यहाँ पर जहाँ पे मैंने बोला कि इंग्लिश पे कम फोकस डाला जाएगा, वहाँ पर हो सकता है कि फ्यूचर के लिए बच्चे को इंग्लिश का बेस स्ट्रॉन्ग ना रहे, क्योंकि वो पहले से उसको इंग्लिश पे कम जोर दिया जाएगा। तो मैं यही गुजारिश करूंगा पेरेंट्स से कि आज के समय वक्त में अपने बच्चे को आप रीजनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश पर भी पूरा जोर डालिए। बाकी इसमें एक अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट जब ये शिक्षा नीति लागू होगी तो इंडियन जो गवर्नमेंट का जीडीपी रेट है वो 6% दिया जाएगा एजुकेशन को। अभी 4% के लगभग है, उस समय 6% दिया जाएगा। तो इतना खर्चा सरकार सिर्फ एजुकेशन पे ही करने वाली है, और करे भी क्यों ना। अगर एजुकेशन अच्छी हो जाए तो बहुत सी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा और आपको कुछ और सुधार इसमें चाहिए कि ऐसा होना चाहिए था, या जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि ये ऐसा क्या था। एक दूसरे के जो भी कंप्लेंट होगी या जो भी सुझाव होंगे हम उनको कंपाइल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनको आगे अथॉरिटी तक भेज सकें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रिस्का डेका क्लासेस। अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।